Hello guys, welcome to my channel. So I am Pritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री जो था वो हम लोग टॉपिक वो खत्म हो चुका है. तो जस्ट चिल, ओके. अब हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं. ऑलराइट. तो आज जो हम लोग का मेनली टॉपिक है वो क्या है? बाइनोमियल थ्योरम. ऑलराइट. क्या यूज क्या है? और फिर पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मैंने ये क्या लिख दिया. कई लोग के दिमाग में उससे क्या लिख दिया x प्लस वाई टू द पावर एन. हमें तो ये नहीं आता सर. आप मुझे ज्यादा से ज्यादा ये दो x प्लस वाई होल टू द पावर 2 दे दो, आप 3 करके दे दो या 4 करके दे दो तो मैं दिमाग लगा के कर लूंगा. अब सर आप कहो कि ये सब दे दो तो फिर मुझसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपसे कहूँ यार, अगर मैं आपको बोलूँ x प्लस वाई होल टू द पावर 55 निकाल दो, क्या नहीं कर पाओगे? क्या अभी नहीं कर पाओगे, मैं मानता हूँ. लेकिन जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ जाओगे तो कर लोगे. तब कर लोगे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ जाओगे. तो जो आपने इसके लिए फॉर्मूलाज भी याद किया है ना, वो क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. जो आपने याद किया है ना, उसे भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑलराइट. मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? आई होप तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. देखो, बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ऑलराइट. इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग कि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको. देखो, इसमें सारे चीज समझ में आ जाएंगी, मेरी गारंटी है. ऑलराइट. बस आपको थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं उसको बता भी सकता हूँ बट कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो समझो. देखो, हम लोग को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पढ़ना है ना. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी मैं आपको जनरल बातें बता दे रहा हूँ. एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूलाज है उसमें, बस एनपीआर है और एक एनसीआर है. अब आप ये मत समझने की कोशिश करो कि ये क्या है. ये बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करो. जब आप ये दोनों पढ़ जाओगे ना, जब आप ये पढ़ जाओगे तभी आपको ये समझ में आएगा. ऑलराइट. और बाइनोमियल थ्योरम में इसकी जरूरत नहीं है. जरूरत से केवल इसकी जरूरत है. तो ये तब समझ में आएगा जब ये पढ़ लेंगे. तो ये तो पढ़ा नहीं है अभी हमने, और वो पढ़ेंगे कब? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. तो अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा सब्र कर लो, जरूर बताऊंगा. ऑलराइट. इसकी वैल्यू आपको, इसका जो फॉर्मूला है ना एनसीआर का, वो मैं आपको एक फॉर्मूला उसका बता देता हूं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. प्लीज बिलीव मी, अगर ट्रस्ट करते हो मुझ पे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं आपको जरूर बता दूंगा कि ये आखिर में फॉर्मूला दोनों आते कैसे हैं और क्यों आते हैं, क्या जरूरत पड़ता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग वगैरह सब उसमें आप समझ जाओगे. लेकिन पहले बस अभी थोड़ा सा मन को थोड़ा सा दबा लो. बस ये मान के चलो ठीक है सर बता देंगे, ऐसा नहीं है कि सर छोड़ देंगे, बता जरूर दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है. ऑलराइट. बस एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी सब तो ठीक है फिर. ऑलराइट. तो मैं क्या कह रहा हूँ ये समझने की थोड़ी कोशिश करना आपको. अब मैं जो आपका टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ. तो सब लोग अटेंशन पे करना. देखो, कई लोग के दिमाग में आ रहा हो यार बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है. तो पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझो होता क्या है. एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू डिसिमिलर टर्म्स. क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं आपको लिख के दूं एनी एक्सप्रेशन which contains two dissimilar ऑब्जेक्ट्स कह लो या फिर क्या कहोगे, टू डिसिमिलर वेरिएबल्स कह लो, कुछ भी कह लो. ऑलराइट. Any expression which contains two dissimilar variable is called, आप इसको बोलते हो क्या? बाइनोमियल एक्सप्रेशन. क्या बोलते हो आप? बाइनोमियल एक्सप्रेशन. अभी के लिए फिलहाल नोट करो, अभी बताता हूँ एग्जांपल से. देखना ध्यान से, जरा एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहा हूँ. कोई भी, जैसे अगर मैं आपको सामने लिख दूं x प्लस 1/y, दिस इज ऑल्सो अ व्हाट? बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाइनोमियल एक्सप्रेशन जैसे कि अभी मैं अगर आपको पहले लिखा था जब मैं पढ़ा रहा था आपको x प्लस वाई,
टू द पावर n ही क्यों ना हो, लेकिन ये जो अंदर में लिखा हुआ है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मतलब दो डिसिमिलर टर्म्स। एक काम करो, वेरिएबल्स अगर दिक्कत दे रहा है तो टर्म्स लिख लो, ऑलराइट, जो क्या कंटेन कर रहे हैं, दो डिसिमिलर टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन में होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हो। क्लियर है क्या? एक काम करो, अभी इतना नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपके सामने आएंगी। अभी हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला प्रूफ करने जाएंगे कि आप कहोगे वाओ वाओ, मतलब बहुत अच्छा चीज है वो। बट उसके पहले जो मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा था कि मैं आपको भी बताऊंगा, जो मैं आपको कुछ दिनों के लिए याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला के पहले मैं बात कर लेता हूँ कि वो फॉर्मूला रियलिटी में है क्या। ऑलराइट, तो एक काम करो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है, या फिर नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लो वो फॉर्मूला मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल इसको नोट डाल के लिख लो, और जरूरत पड़े तो वो भी लिख लो कि सर बताएंगे तो बताएंगे, गारंटी है मेरी। ऑलराइट, यहाँ देखो NCR इज इक्वल्स टू व्हाट, NCR का जो फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कई लोग के दिमाग में आ रहा सर ये क्या साइन लगा दिया, ये फैक्टोरियल क्या बोल रहा हो, ध्यान से सुनो। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे आपके सामने अगर कोई लिख दे 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब समझो होता क्या है। इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस यही होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब अगर आपके सामने कोई बोल दे 10 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना है, 10 के पीछे जितने भी नंबर होते हैं 1 तक, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने आपको बोला 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग यार, 5 के पहले जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 5, और कहां तक जाना है 1 तक, जितने भी टर्म्स आते हैं इंटीग्रल टर्म्स, जैसे कि नेचुरल टर्म्स, नेचुरल नंबर जानते हो ना, उन सब का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होता है, फैक्टोरियल कहलाता है। अगर आपके सामने आ जाए n फैक्टोरियल तो भी कर लेंगे हम। n क्या लिखोगे आप, अगर आपके सामने कोई बोल दे यार n फैक्टोरियल की वैल्यू बता दो, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू वट, n माइनस 2। कैसे कर रहा हूं, यहां से देखा 5, फिर एक कम हुआ, यहां से फिर एक कम हुआ, तो ऐसे कम करते हुए जा रहा हूं, ऐसे डॉट 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 कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे इंटू करते हुए। ये होता है n फैक्टोरियल। ऑलराइट, यहां देखो n फैक्टोरियल की वैल्यू पता चल गई ना। अच्छा, मैं इसका बेसिक मीनिंग आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू ये जानते हो किसमें यूज होता है, ये सिलेक्शन में यूज होता है। आप पढ़ोगे, अभी इतना समझने की कोशिश मत करो, एक काम करो, इतना बस अभी आप ये फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट इसके आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 2 कदम भी नहीं चल पाओगे, 1 कदम नहीं चल पाओगे, 2 कदम तो बहुत दूर की बात मैंने बोल दिया। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला कुछ दिनों के लिए रख लो। ऑलराइट, ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ, ऑलराइट, क्योंकि उसका इस्तेमाल अभी हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। तो वैसे तो आज मैं क्वेश्चंस आपको नहीं कराने वाला, क्योंकि उतना क्वेश्चंस करेंगे पहले थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर अप करेंगे थोड़ा हम लोग। कल से क्वेश्चन का जो हम लोग का तरीका होता था उसी तरीके से हम लोग करेंगे, जिस तरीके से हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपके सामने दिया हो NC0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपसे बोलूं NC1, इसकी वैल्यू क्या होगी। NCR, इसकी वैल्यू क्या होगी। NCN, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो, पुट करो, वैल्यू लाओ, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक काम करो, इन सबको फाइंड करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दो, उसके बाद ये करो, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपसे मैं बोलूं एक काम करो 5C3 की वैल्यू बता दो, तो क्या बताओगे। कुछ नहीं करना है सर, इससे कंपेयर करेंगे। n की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है, r की वैल्यू क्या है, 3 है। ऑलराइट, तो ऊपर क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n तो ये है, r ये है, तो n यहाँ ये है, r ये है, तो यहाँ कितना आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 5 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है इसको ये लिख सकता हूं क्या, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं यार 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप मुझे जवाब दोगे सर 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है।
तो ये जो लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या मैं डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्या? तो यानी कि अगर हमारे सामने कोई बड़ा वैल्यू आता है, जैसे कि इन सब से तो बड़ा ही है ना ये, तो अगर आप इसको पीछे तक ले जाओगे तो इतना टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इनटू में 3 फैक्टोरियल लिखो और इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। क्लियर है? ध्यान से देखते चलो मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूं। ऑलराइट, ये अभी मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? 5c3। तो 5c3 की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, और यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर है क्या? ऑलराइट, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ये वैल्यू निकाल दिया, अब मैं आपसे बोलूं यार एक काम करो 5c2 निकाल के बताओ, तो उसकी वैल्यू आप मुझे क्या बताओगे? 5c2 निकालो, वीडियो को पॉज करो, देन सॉल्व करो। 5c2 क्या करना है? 5 फैक्टोरियल ही आएगा अपॉन में, फिर से देखो कैलकुलेट जब करोगे ना तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, जब इसको आप एक्सपेंड करो तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, फाइनली फिर से वही आ जा रहा है। सर ये तो चमत्कार हो गया, आप यहाँ 3 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, तब भी सर यानी आप 1 डालोगे तब भी वही आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग अभी प्रॉपर्टी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ऑलराइट, वैसे बताने को मैं अभी आपको बता सकता हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, देखो एक काम करो, अभी तो मैंने आपको जनरली ऐसे बताया कि हाँ इसी कैसे निकालते हो आप। ऑलराइट, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं सर, अब तो हम कर लेंगे। क्या करोगे आप? n फैक्टोरियल, ऑलराइट, और यहाँ r की जगह क्या है? 0 है, तो अगर पुट करोगे तो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल आएगा क्या? बताओ बताओ, r फैक्टोरियल कितना है? 0 फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर ये तो क्या होता है? सर ये तो होता है सर इंफिनिटी, लेकिन नहीं होता है ये इंफिनिटी। इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक जगह और नोट करके लिख लो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, ये फॉर्मूला तो नहीं है ना, फॉर्मूला तो एक ही बताया हूं ना। कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि जैसे कि ये, इसको हम लोग परम्यूटेशन में ही डिस्कस कर सकते हैं, अभी डिस्कस कर ही नहीं सकते। एंड इनफैक्ट फैक्टोरियल भी बताने वाली जो चीज है ना, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की चीज है, लेकिन इसमें बता दिया, बट कोई नहीं। ऑलराइट, तो याद रख लो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो अगर इसके नीचे 1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। n की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी अगर आपसे कोई पूछे 5c0 की वैल्यू, डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, 1 आएगा, पक्का है। ऑलराइट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू शायद आएगी n, कैलकुलेट करो तो जरा, n फैक्टोरियल, यहाँ आएगा n-1 फैक्टोरियल, काम करता हूँ मैं ही करता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, दिख रहा है या फिर इरेज करूं ऊपर का इरेज करता हूं, नहीं तो कहोगे सर दिख नहीं रहा हमें। कोई नहीं, अच्छी बात है, नहीं आई मीन अच्छी बात है, आपको कंप्लेंट करना चाहिए बिल्कुल। अब देखो, आप दिखेगा मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह कौन है? 1 है ना, तो यहाँ पे मैं n-1 इंटू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इंटू में क्या है? r फैक्टोरियल, तो r की जगह कौन है? 1 फैक्टोरियल है। क्लियर है क्या? तो यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ क्या है? n-1 फैक्टोरियल। जब मुझे पता है यहाँ पे अगर 5 फैक्टोरियल हुआ, लेट अस सपोज, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, वही कुछ इसी तरीके की कंडीशन है, यहाँ n है तो एक उससे कम का फैक्टोरियल है, यहाँ क्या है? 5 है तो एक कम का फैक्टोरियल है। तो इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 4 फैक्टोरियल, फिर बाद में कैंसिल कर देता हूँ ना, मतलब इसके बाद वाला, इसके पहले वाला टर्म लिख करके फिर फैक्टोरियल लगा देता हूँ। तो कुछ वैसा ही मैं इसमें भी करूंगा, n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? n-1 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? तो इससे ये कैंसल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? n, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है। क्लियर है क्या? ये स्टेप समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे आप कंपेयर करके कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो मैंने लिख ही दिया है, लेकिन एक और वैल्यू होती है जो क्या होती है? n-r। अब आपको सर ये कैसे आ गया? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एकदम प्रैक्टिकली देखा, देखो 5c3 क्या 5c2 के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो
तो अगर मैं क्या इस तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 5C3 लिख रहे हो आप, तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 5 - 3। ऑलराइट, ध्यान से देखो तो जरा, इसको नहीं मैं ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ये भी इक्वल है, तो इस 2 को क्या मैं 5 - 3 लिख सकता हूं क्या? वही लिखा हूं। देखो यहाँ पे क्या है, NCR इज इक्वल टू NCR - 1, सॉरी NCN - R। तो यहाँ पे n की तरह कौन बिहेव कर रहा है? 5। R की तरह कौन बिहेव कर रहा है? 3। तो यहाँ पे फिर से 5, लेकिन यहाँ पे फिर से 5 - R। R की तरह कौन बिहेव कर रहा था? 3। क्लियर है क्या? यानी ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट होगा। ऑलराइट, आपने प्रैक्टिकल भी करके देख लिया ना, दिखा क्या? अभी प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, पहले इतना तो कर लें। ऑलराइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू शायद 1 होती है। कैलकुलेट करो तो जरा, n फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, n - n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? n फैक्टोरियल कैंसिल होकर के 1 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। इतनी वैल्यूज को कोशिश करो कि अपने जुबान पर ही रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्लियर है क्या? अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब हम लोग सक्षम हैं कि हम लोग वो चीज पढ़ सके जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की। ऑलराइट, क्या पढ़ने के लिए? हमने ये पढ़ने की मेहनत की, अगर हमारे सामने कोई पूछ दे x + y होल टू द पावर n की वैल्यू बताओ, तो हम बता सकते हैं। इतने सक्षम अब हम हो चुके हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप सब समझ जाओगे क्यों मैंने इतना सब आपको बताया, क्या जरूरत पड़ी इस फॉर्मूले की, सब समझ में आ जाएगा। बस जस्ट वेट, थोड़ा सा देर। नोट हो गया क्या? तो एक काम करता हूं, मैं अभी से इरेज करता हूं। ऑलराइट, फिर हम लोग मेन चीज पर आते हैं जो कि आज हमें रियलिटी में करना है। ऑलराइट, ओके, समझ में आ रहा है क्या? आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक चल रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आप ये टॉपिक को बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा मैं आपको कि आपसे एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ऑलराइट, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिसके आपको मुझे आंसर बताना है। वैसे पहले ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस सपोज आपके सामने अगर दिया जाए a + b होल टू द पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a + b होल टू द पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a + b होल टू द पावर 2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपसे पूछूं a + b होल टू द पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं आपको पूछूं a + b होल टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो, अभी आप समझ जाओगे। हमें इतना पता है किसी की पावर में भी अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। याद है क्या? अगर a + b की पावर 1 है तो हमें 100% पता है a + b ही आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? a² + 2ab + b²। कई लोग ये भी लिखते हैं a² + b² + 2ab, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमेशा आप कोशिश करो इस तरीके से लिखो, इन बाइनोमियल। रीजन ये है क्योंकि अभी मैं जो आपको बताऊंगा ना, आप कहोगे रियलिटी में बहुत अच्छा तरीका है ये तो लिखने का। अभी आप समझ जाओगे इसकी वैल्यू क्या होती है। याद है क्या किसी को? a³ + 3a² b + 3ab² + व्हाट? b³। आप वो फॉर्मूला जानते हो ना यार, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो जब आप उसको ओपन करोगे ना तो ये आ जाएगा, बीच में ही लिख रहा हूं मैं अभी। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है a⁴ + 4 × a³ b + 6a² b² + 4ab³ प्लस व्हाट? प्लस कुछ नहीं, b⁴। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्यों मैं ये लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गौर करूं यार, मैं जब जब इसका पावर बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम एक एक याद रखें। a + b⁴ जब इतना आ रहा है तो सोचो a + b⁵ 55 कितना आएगा? थोड़ा सा सोचो, बहुत बड़ा आएगा। ऑलराइट, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है।
तो क्या सोचें, क्या अपनी जिंदगी में ऐसा लाएं कि कुछ काम कर सकें। कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? वेट, अब नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, अब ध्यान से देखो, अब समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं ए का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, बी का कोएफिशिएंट 1 है, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, ए बी का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 3, इसका 1, इसका 1, इसका 4, इसका 6, इसका 4, इसका 1। लेकिन अगर कोई आपसे इसमें पूछे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कुछ मत बताना, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? तो आप ये समझ के बता सकते हो कि 1 का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है, तो यानी इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1। तो देखो यहां पर वर्क करता है पास्कल्स ट्रायंगल। कौन वर्क करता है? पास्कल्स ट्रायंगल। थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ना तो ज्यादा बेहतर हो जाता। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं फिर भी आपको बताने की। ध्यान से देखो, हो नहीं पाएगा यूप से इतना में, फिर भी जरूरत है इन सब फॉर्मूलाज की। मुझे काम करता हूं, कोशिश करता हूं मैं यहाँ पे। देखो मेरे साथ बनाते चलो, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलो। अभी डाउट में मत फंसो कि क्यों मैं ये बना रहा हूं। ऑलराइट, बहुत मजा आएगा अभी देखना इसमें। ध्यान से बस बनाते चलो, मेरी बात मानो, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया ना तो मजा आ जाएगा यार, बता दे रहा हूं मैं आपको। ऑलराइट, और भी बना सकते हो क्या? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बनाने आता है। ऑलराइट, इसमें क्या करना है? इसमें तो बस ये करना था, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। ऑलराइट, एक और बना दो, एक और बस बना दो, काम हो जाएगा हमारा। वैसे तो एक और बनाना था यार, इसके बाद भी जगह तो है नहीं, क्या करेंगे हम लोग? कोई नहीं, ध्यान लगाएंगे। क्लियर हो रहा है क्या? अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं सर, क्या क्लियर होगा बताइए ना आप ही। कोई नहीं, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, काम करते हैं, नीचे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। अभी इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख दूंगा, क्योंकि देखो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, आपको बिना उसके समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से वो फॉर्मूला हम लोग लाएं। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया, जो कि मैं आपको बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ, आपकी स्कूल में ये चीज बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से थोड़ा समझ लो, ध्यान से थोड़ा सा समझ लो, मजा आ जाएगा टॉपिक में, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। देखो ये मैंने कुछ आपको बना दिया, आपको लग रहा है सर ये क्या बना दिया, मधुमक्खी का छत्ता बना दिया क्या? यही समझ लो यार। कोई नहीं, अगर मैं फिर से इसको लिखूं तो क्या लिखा था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस, यहाँ पे लिखा था 3ab स्क्वायर प्लस व्हाट, b क्यूबिक। ऑलराइट, फिर मैंने क्या लिखा था, a प्लस b होल टू द पावर 4 अगर दिया है तो a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूबिक b प्लस 6a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूबिक प्लस व्हाट, b टू द पावर 4। आप सोचेंगे सर को याद कैसे हो गया इतना बड़ा फॉर्मूला? याद मैंने भी नहीं किया, एक ट्रिक है, अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, ध्यान से देखो, यहां पे आपको कुछ करना नहीं है। यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पास्कल्स ट्रायंगल। नोट कर लो, पास्कल्स ट्रायंगल। ऑलराइट, पास्कल्स ट्रायंगल। देखो कैसे करेंगे, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, बस मैं जो बोलता जा रहा हूं वही आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है, तो 1 यहां लिख दो। ए का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहां 1 लिख दो। बी का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 लिख दो। ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहां पे भी 1 लिख दो। ए बी का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 लिख दो। बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहां 1 डाल दो। यहां पे इसका 1 है, फिर 3 है, दिखा गया, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर यहां पे क्या हुआ। या फिर अगर आप इसको याद नहीं रख सकते तो कम से कम इतना मत याद रखो। ऑलराइट, आप बस इतना ध्यान दो कि किसी भी एक्सपांशन को कर लो आप,
अगर आप कर रहे हो a प्लस बी टू द पावर 55 भी, तो यहाँ पे जब मैंने a प्लस बी का होल क्यूबिक किया, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखूं तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 1 है। फिर वही काम जब मैंने फोर्थ पावर के लिए किया तब भी मैंने देखा कि फर्स्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और लास्ट टर्म का कितना है 1 है। यानी कितने भी टर्म तक चले जाओ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। तो अगर मैं केवल, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा। अब दिमाग में ये आता है सर ये तो हम याद नहीं रख पाएंगे। अब कैसे याद रखोगे, बट अब याद रख लोगे कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं यार एक बात बताओ, इन दोनों का अगर मैं समेशन कर दूं तो कुछ नहीं करना होता है, इसका समेशन प्लस इसका, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 1 1 2 होता है ना। अब यहाँ पे इसका समेशन और इसका समेशन 1 2 3, इसका समेशन और इसका समेशन कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे लिखना है तो इसका समेशन इसके साथ 4, ये लिखना है तो इसका समेशन इसके साथ, यहाँ कितना हो जाएगा 6। इसमें लिखना है तो ये देखा क्या? याद करने की जरूरत है क्या? नहीं है यार, इतना सिंपली मैंने बना दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है। बस किया क्या मैंने, बस मैंने कोएफिशिएंट्स को लिख दिया। अब आप कहोगे सर कोएफिशिएंट लिख के क्या करेंगे जब फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा? अब याद हो जाएगा। पूछो कैसे? कैसे देखो, जब मैं यहाँ a टू द, हाँ यहाँ से देखो, हाँ यहां से अगर आप देखोगे ना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं देखूं तो स्टार्ट कहां से होगा ये समझना, मेरी बात को ध्यान समझना। ये a है ये b है, तो स्टार्ट a से करो, a से करो, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो a स्क्वायर से स्टार्ट करो। फिर क्या करो, फिर क्या करोगे, a का जो पावर है ना वो एक एक करके घटाते जाओ। यहाँ पे a का पावर 2 है तो एक घटा दो, 1 हो गया। a का पावर कितना है यहाँ 1 है ना, दिखा क्या? लेकिन तब b का पावर बढ़ाते भी चलो। अगर मैं यहाँ पे a स्क्वायर लिख रहा हूं तो यहाँ पे b टू द पावर 0 भी है, दिखा क्या? मैं अगर किसी का भी अगर एक्सपांशन लिखना चाहता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, a से स्टार्ट करूंगा, इसका पावर कितना है 2 है तो a स्क्वायर, और उसका पावर जो है ना वो घटता जाएगा, इसका पावर क्या होगा घटता जाएगा, तो 2 फिर 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया a का पावर 0 हो गया, दिख रहा है क्या? अब ये लिखा नहीं वो बात अलग है, ऑलराइट। लेकिन b के साथ क्या हो रहा है, b का पावर बढ़ रहा है, यानी जब आप इधर से इधर जाओगे तो a का पावर घटाओ, b का पावर बढ़ाओ। क्लियर है क्या? वही चीज हर जगह दे रहा है, ध्यान से सुन लो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। a प्लस बी का होल क्यूबिक, स्टार्ट यहां से करो, कितना पावर है 3, तो अब a का पावर घटाते जाओ, b का पावर बढ़ाते जाओ। यहाँ b टू द पावर 0 भी है तो सेकंड में b आएगा, और इसके a का जो पावर है वो एक घटा दो a स्क्वायर, फिर घटा दो a आ गया, फिर ये बढ़ा दो b स्क्वायर आ गया, ऑलराइट। फिर जब ये घटाओ तो a टू द पावर 0 हो गया, और जब b का बढ़ाओ तो क्या आएगा b टू द पावर क्यूबिक हो जाएगा। अब आपको जब ये भी करने आ गया यार, मतलब अगर ठीक है कोएफिशिएंट अभी याद नहीं है तो कोएफिशिएंट मत लिखो, जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है, a क्यूबिक a स्क्वायर b स्क्वायर, ये जो भी बता रहा हूँ, ऑलराइट। और उसके बाद तो कोएफिशिएंट यार आप इसकी मदद से लिख सकते हो। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा? आ गया? आ गया तो बोलो जल्दी, हम लोग आगे बढ़े। आया क्या? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अब आ गया। वही चीज इसमें भी आप देख सकते हो, 4 से स्टार्ट हुआ, फिर एक घटा, फिर एक घटा, फिर एक घटा, फिर पूरा घट गया। फिर यानी b के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और a क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये तो अभी मैंने केवल पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से आपको ये बता दिया कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप ये अगर आप याद रखते हो तरीका, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, ऑलराइट। ओके, तो ठीक है। फिर अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ और भी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। ओके, तो मैं इसे इरेज कर चुका हूं, आई होप सो आपको समझ में आ भी गया है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से लिखूं, अगर मैं ये जो इस तरीके से मैंने बनाया है उसको मैं क्या करूं, अगर मैं गोले से रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाए 1 हो जाए, ऑलराइट, और यहाँ पे क्या हो जाए, इस तरीके से लिखूं मैं 1 1, और यहाँ पे क्या लिखूं 1 2 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख दो 1 3 3 1, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था, याद है क्या, a प्लस बी टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आई थी तभी तो 1 लिखा था। ये कब लिखा था, जब a प्लस बी होल टू द पावर कितना था 1 था। ये कब लिखा था, a प्लस बी होल का स्क्वायर था।
ये कब लिखा था बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूबिक था। दिखा क्या? दिखा? तो देखो ये सब क्या हुआ करते थे, उसमें जो टर्म्स आते हैं उसके कोएफिशिएंट्स होते थे। ठीक है, यहां पे देखो मैंने अब आपको जो चीजें बताई थी याद रखने के लिए, क्या आपको याद है? क्या मैंने आपको बोला था NC0 इसकी वैल्यू कितनी थी? शायद 1 थी। NCN की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। याद है कि नहीं याद है बच्चों? NC1 की वैल्यू कितनी थी? N थी। याद है क्या? आई होप सो आपको याद होगा। तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अगर इसका पावर 3 है ना, मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि इससे रिलेटेड ही आए, तभी तो हम लोग यार बड़े बड़े एक्सप्रेशन का कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मुझे पता है a प्लस बी होल टू द पावर कितना है? 3 है, तो क्या मैं इसकी जगह 3c1 लिख सकता हूं क्या? अगर 3c1 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू n आती है क्या? हाँ n आती है। ऑलराइट, ओके वेट, तो यानी यहाँ पे हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। 0 अगर लिखेंगे तो काम बन जाएगा क्या? यस, काम बन जाएगा। ध्यान से देखो NC0, n की वैल्यू कुछ भी हो आएगा कितना? 1, यानी 1 की जगह क्या मैं 3c0 लिख सकता हूँ क्या? अब आपको सर 3 क्यों लिखा? क्योंकि इससे रिलेटेड बताना है यार, तो यहाँ 3 है तो 3 लगाओ ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? यहाँ पे लगाओ 3 और यहाँ पे c। तो कब 3 आता है बच्चों? जब यहाँ पे C1 हो, जैसे NC1 की वैल्यू कितनी थी? N थी, तो 3C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? अगर मैं इसको 3C2 लिख दूं तो कोई बुराई है क्या? नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था NCR इक्वल्स टू NCN-R। क्लियर है क्या? तो ये वही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ? 3C1, तो यहाँ पे NCN-R। ध्यान से देखो। ऑलराइट, अब आप सोचो सर यही क्यों नहीं लिख दिया? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम लोग एक ऐसा जनरल टर्म क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे पावर जो C के ऊपर लिखा हुआ वो हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन जो C के नीचे लिखा वो क्या हो रहा है? धीमे धीमे बढ़ रहा है। ऐसा ही हम लोग चाह रहे हैं 0 1 2। अगर ऐसा हो जाए 0 1 1, कोई सीक्वेंस ही ना मिले तो कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है, याद भी नहीं कर पाओगे। इस तरीके से रहेगा 0 1 2, चलो ठीक है याद है सर हमें। अब इसके लिए आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे भी लिख सकते थे 3C3, जैसे कि NCN की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? और एक चीज यहाँ पे गौर करो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके पास a प्लस बी है, उसके होल टू द पावर 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4, यानी कि अगर हमारे सामने कोई दिया हुआ है a प्लस बी होल टू द पावर मान लो 5 दिया है, तो उसमें टर्म्स कितने होंगे? 6 होंगे। अगर पावर जितना होगा उस जैसे कि मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो आपके सामने कोई लिख दे a प्लस बी होल टू द पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म इससे एक बढ़ा के होगा, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1। क्लियर है क्या? तो यानी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देख लिया। अब जैसे कि हमने a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला देखा था, यहां से देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स होते थे। लेकिन ये तभी होगा जब 2 टर्म अंदर होंगे। ये कब अप्लीकेबल है? n प्लस 1 टर्म कब अप्लीकेबल है? जब ब्रैकेट के अंदर केवल कितने हो? 2 टर्म्स हो। ऐसा ना हो a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर n दे दिया तो इसके लिए आप बोल दो n प्लस 1 है। नो, ठीक है, केवल 2 टर्म्स के लिए अप्लीकेबल है। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेट्स सपोज आपके सामने a प्लस बी प्लस सी दे दिया, उसकी पावर होल टू द पावर n दे दिया है, तो इसके लिए आप n प्लस 1 नहीं लिख सकते। अगर आपको लगता है इन दोनों को किस तरह हम लोग सिंप्लीफाई करके 2 टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल करो। अगर हो जाता है तो जो पावर आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हो, लेकिन 3 टर्म के लिए 4 टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। क्लियर है क्या? तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हो। अब देखो ये तो मैंने वैसे ही बात कर लिया, अब बात आती है जनरल टर्म लिखने की। आज कम से कम जनरल टर्म के बारे में हम लोग बात तो कर लें। अब एक काम करता हूं, इसे मैं अभी से ही रेस कर देता हूं, अब इसका कुछ खास काम है नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो। ऑलराइट, ओके, तो यहां पे अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं वो समझो। मैं लिखने कुछ इस तरीके का जा रहा हूं। अगर आपके सामने जब a प्लस बी का होल टू द पावर 3 था, तब उसकी जगह आप क्या लिख सकते थे? 3c0। और क्या लिखते थे? एक मिनट, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं ताकि आपके मन से कंफ्यूजन गायब हो जाए।
अगर आपके सामने ये था तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस व्हाट, यहां पे मैंने आपको बता दिया था b क्यूबिक। तो अब मैं इसको लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस, तो a क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 के लिए क्या लिखूंगा 3c0, तो यहां लिख दो 3c0, यहाँ पे क्या है a क्यूब और क्या है b टू द पावर 0 प्लस 3 को क्या लिख सकता हूं 3c1, सेकेंड टर्म है ना ये, तो 3c1a² इंटू b टू द पावर 1 प्लस 3c2, देखो ध्यान से दिखा क्या, इंटू a टू द पावर 1 इंटू b² प्लस इसके लिए क्या लिख सकते हो 3c3b क्यूबिक, दिखा क्या, ये तो तब था जब a प्लस बी का होल क्यूबिक था। अब हम लोग वो सक्षम हमारे अंदर आ चुका है कि अगर a प्लस बी टू द पावर n भी देता है ना तो भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कैसे करेंगे, अब मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों, कर दूं क्या, कर देता हूं, ऑलराइट। अब आप बना के कर सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ दे a प्लस बी टू द पावर n, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, जब a प्लस बी का होल टू द पावर क्यूब था तो कहां से स्टार्ट हुआ था, a से स्टार्ट तो हुआ ही था, और क्यूब था ना पावर में, तो ये भी स्टार्ट तो पक्के से कहां से होगा a टू द पावर n से होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या आता है बीच में, हमें नहीं पता है, हमें नहीं आता है, 3 लिखना पता नहीं उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे n है ना, ऑलराइट। तो ये हम लोग इसका जो फॉर्मूला इस टर्म्स में नहीं लिखेंगे, हम लोग इस टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हो, a टू द पावर n तो आएगा ही, तो यहाँ पे 3 आ रहा था, कब, जब यहाँ पे 3 था, तो यहाँ हम लोग n के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ आएगा nc0, दिखा क्या, यहाँ पे क्या था 3c0, और यहाँ पे a टू द पावर n, और यहाँ पे b टू द पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस, और लिखो 3c1 था, तो यहाँ पे लिख दो nc1 इंटू a टू द पावर व्हाट, यहाँ मैंने देखा जब a क्यूब था तो उसके अगले टर्म में a² था, मतलब इसके पावर से एक कम, ऑलराइट, तो इसकी पावर से एक कम n-1 इंटू, और b की पावर 0 था ना, तो 1 हो गया b की पावर, मतलब 1 ऐड हो गया, तो यहाँ पे b टू द पावर 0 है, तो b टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दिखा क्या, प्लस nc2, और मैं क्या लिखूंगा, फिर से कम कर दो, a टू द पावर n-2 इंटू b टू द पावर व्हाट 2, फिर मैंने b का पावर बढ़ाया, a का पावर घटा दिया, फिर मैं a का पावर घटा दूंगा, a टू द पावर n-3 इंटू b टू द पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर है क्या। अब ये टर्म जाएगा कहां तक, n तक जाएगा, n इंटू, अब देखो अगर आप लास्ट टर्म लिखना चाहते हो ना, तो अगर आपने इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया तो आप लास्ट टर्म बहुत आसानी से लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, जब मैंने ये देखा कि nc2 है, जब nc2 है, और हाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो, अगर आपके सामने nc ऐसा आता है, जब जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपके सामने 5c है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 5c और ये आप जा रहे हो 5c1 जा रहे हो प्लस में 5c2 मान लो जा रहे हो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ 5c6 तक आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसका नीचे वाला जो पावर है ना जी, जो नीचे में है सी के, वो या तो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे कम हो सकता है, और निगेटिव भी नहीं हो सकता, मतलब 1 से तो स्टार्ट होगा ही और उसके बराबर तक ही जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। तो कई लोग के दिमाग में सर nc n तक ही क्यों, nc n+1 तक ले जाओ, नहीं जाएगा, उसके बराबर तक हो सकता है या तो उससे कम तक हो सकता है, क्लियर है क्या, ठीक है। फिर तो अब देखो जब ये nc2 था तो a के पावर में कितना आ रहा था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, जब ये nc2 था तो a की पावर मैं इस तरीके देखूं n-2, दिखा क्या। अब मैं इसमें देखूं तो जब यहाँ nc3 था तो n-3 a की पावर में कितना आ रहा है n-3, दिखा क्या। अब जैसे यहाँ पे देखो nc1 तो a की पावर में कितना है n-1, तो यहाँ पे ncn है ना, तो a की पावर में कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस,
n माइनस n दिखा क्या, इनटू में क्या है b रहेगा। तो यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करो, जब यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, दिखा। तो यार जब यहाँ n है तो यहाँ पे भी n होगा। तो यानी क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक तो NC, n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, याद है क्या, नहीं याद है, याद होगा। NC n की वैल्यू 1 होती है और a टू द पावर 0 यानी वो भी 1। तो लास्ट टर्म क्या आ जाता है bn, जो कि हमें पहले से पता था, भूल गए थे क्या, याद करो। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी टर्म है लास्ट टर्म क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग टर्म a टू द पावर समथिंग b टू द पावर समथिंग लास्ट वाला टर्म होता है, तो वैसा ही कुछ ये भी है। क्लियर है क्या। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म, जो कि आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, ऑलराइट, क्योंकि इसकी मदद से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। बात समझ में आया, कोई भी फॉर्मूला का मतलब ये है, जैसे दो टर्म का समेशन दिया है, उसका कोई भी पावर अगर आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है क्या। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो एंड याद कर लेना। कैसे याद करेंगे हम लोग, इस तरीके से याद करेंगे, NC0 स्टार्ट 0 से होता है, a टू द पावर n मतलब n माइनस 0, इसी तरीके से याद किया जाता है। NC0 है, फिर n माइनस 0, फिर b टू द पावर कितना, यही रहेगा, फिर NC1 है ना तो a टू द पावर n माइनस 1 आएगा और b टू द पावर यही आ जाएगा 1, फिर NC2 है ना तो यानी a की पावर n माइनस 2 आएगा और b टू द पावर कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से आप याद करो, मैं भी इसी तरीके से याद किया हूं, आप भी याद कर सकते हो। ओके, तो पास्कल्स ट्रायंगल समझ में आया क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप सो उसके बिना तो मैं इसको आई होप सो कि मैं उसके बिना आपको ये समझा भी नहीं पाता शायद। ऑलराइट, तो अगर आपको समझ में आया तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इनफैक्ट कई स्कूलों में मैं खुद जहाँ पे मैं पढ़ाता है वहां पे ये बताया ही नहीं गया था, बिलीव मी। बताया गया था बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से प्रूफ नहीं दिया गया था, बस वहां बता दिया गया कि हाँ ये होता है जनरल टर्म। पास्कल्स ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बताया जाता बच्चों को, हो सकता है कुछ स्कूलों में बताया जाता हो बट कोई नहीं, मैंने तो बताया ना। अब आपको सर आपको कैसे पता चल गया, कोई नहीं यार, बुक पढ़ने से पता चल जाता है। बुक मैंने भी पढ़ा था, ऑलराइट, तो फिर वहां से फिर मैंने देखा, उसको थोड़ा सा स्टडी किया एंड बहुत कुछ, ऑलराइट, तो इतना आप समझ सकते हो। तो एक काम करो, इतना पहले आप नोट कर लो, नोट हो गया क्या। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करें क्या, कि एक अच्छा सा क्वेश्चन देके फिर इस सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ऑलराइट, क्योंकि पूरा थ्योरी पार्ट कवर मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ था, बट कोई नहीं, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ऑलराइट, मजा आ गया वैसे आज का लेक्चर अटेंड करके, क्यों, बहुत ज्यादा बेसिक लेक्चर था। अगर जिसने आज का लेक्चर नहीं अटेंड करेगा तो उसको कल का लेक्चर डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, ऑलराइट, क्योंकि ये जनरल चीजें थी, बेसिक से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का, इफ 1 प्लस ax होल टू द पावर, अगर आपको दिया जाए n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस डॉट डॉट डॉट, और आपको बोला जा रहा है देन फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। एक ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, कर लो इसको, फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करेंगे। मैं मानता हूँ थक गए होगे, कोई नहीं यार, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ओके, आपको देखो केवल पढ़ना है, पढ़ लो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है 1 प्लस ax होल टू द पावर n का एक्सपांशन ये है, ठीक है तो है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, हमें भी इसका एक्सपांशन लिखना आता है, हम भी माहिर है भाई, आता है कि नहीं हमें लिखना, बिल्कुल आता है, तो लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ax होल टू द पावर कितना हो जाएगा n, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसका एक्सपांशन हमें पता है। पहले दिमाग में ये लाया करो कि ये हमें फॉर्मूला किसका पता है, a प्लस बी होल टू द पावर n, तो इसको आप किस नजर से देखा करो, ये मान लो a है और ये क्या है b है, ऑलराइट। क्यों मैंने इसको a माना, क्यों मैंने b, कोई भी मानो बात बराबर है, सारा का सारा सिंपल ही वही आएगा। अगर आप इसको a मानते तब भी जो आएगा अभी वही आता, इसको भी मानते तब भी वही आता, नो प्रॉब्लम, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने इसको a में लिया, इसको क्या लिया b लिया, तो इसका एक्सपांशन मैं कैसे लिखता हूं,
इसका एक्सपांशन मैं लिखता हूं NC 0 से स्टार्ट होता है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आता है A, तो यहाँ A की तरह कौन बिहेव कर रहा है 1, तो 1 टू द पावर n माइनस 0, तो कुछ भी करो यहाँ पे कोई भी पावर लाओ हमेशा 1 होगा, क्लियर है क्या। 1 की पावर कुछ भी लाओ, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं इनटू में ax होल टू द पावर कितना आता था ये होल टू द पावर 0 प्लस, अब क्या आ जाएगा nc1, और यहाँ पे क्या आता था 1 टू द पावर n माइनस 1, तो ऐसा ही हर टर्म में आएगा 1 टू द पावर समथिंग, ऑलराइट। तो 1 टू द पावर समथिंग हमेशा 1 ही होता है, तो एक काम करो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो अब लिख लो ax होल टू द पावर कितना है 1 प्लस nc2 इंटू ax का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, अब कुछ मत करो, आपको इसका एक्सपांशन की वैल्यू दी गई थी ना, कितनी दी गई थी आपको, इसकी वैल्यू दी गई थी 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, तो यानी पहला टर्म तो मैच कर गया, ऑलराइट। तो बाकी टर्म भी तो मैच ही करेंगे क्योंकि इसी एक्सपांशन से तो ये भी आए हैं, ऑलराइट। तो इसको इससे कंपेयर करो, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो आएगा क्या, यहाँ पे x है तो nc1 into a is equals to what, nc1 into a is equals to 8, nc1 की वैल्यू क्या थी n थी, याद है क्या, a into n is equals to 8, याद रखो अभी काम आएगा हो सकता है। और इसको इससे कंपेयर कर लो nc2 into x, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 24 के बराबर है, क्लियर है क्या। तो मुझे nc2 का फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है आपको, नहीं पता है क्या, एक काम करो करते हैं थोड़ा दिमाग लगाते हैं कुछ, क्या करोगे n फैक्टोरियल होगा अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, आप कैलकुलेट कर लेना इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको आप क्या लिख सकते हो इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा n माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर है क्या। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 24, ऑलराइट ओके। तो देखो जितना करना था हमने तो वो कर दिया ना यार, क्या करना है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल हैं, एक a है एक n है, यहाँ पे भी a और n है, तो 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना आप जानते हो, तो इसके आगे मैं आपको सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज तो आपको है, ठीक है ना। तो एक काम करो इसे जल्दी से नोट कर लो, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना और कल हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की एंड बहुत कुछ देखेंगे, ऑलराइट। तो ये चैप्टर शुरू हो चुका है तो खत्म भी हो ही जाएगा, जस्ट चिल, ओके ऑलराइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कर लिए क्या, नहीं किए हो, अगर नहीं किया जिसने तो कर ले, ऑलराइट। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।